200 MCQs करने वाले हैं बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मात्र इसी एक क्लास से बच्चों आपके पूरे 20 आउट ऑफ 20 आते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं 200 में से, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने मार्क्स को ज़्यादा खींच सकते हैं चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो बच्चों आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो सामाजिक विज्ञान के है उसकी महा मैराथन लेकर आए हैं। आज हम 200 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, 200 MCQs कराने वाले हैं बच्चों। अगर आपने मात्र यही देख लिए, कम समय में हम इन 200 MCQs को कराने वाले हैं, तो एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन करके आओगे। जितने भी 20 आपके MCQs आते हैं वो सारे के सारे इन्हीं 200 में से आ जाएंगे बच्चों। जो हम 200 का सेशन करा रहे हैं, आप पूरा पेपर एज इट इज फोड़ कराने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों अगर हम आपको बता दें कि अगर आपको परसेंटेज बहुत ज़्यादा बनाना है तो आपका जो सामाजिक विज्ञान है उसका पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसी में यही कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने मार्क्स को ज़्यादा खींच सकते हैं और बच्चों के कंपैरिजन में आप अपने मार्क्स को इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स और इंग्लिश हिंदी तो बच्चों सारे बच्चे ही पढ़ते हैं, पर जो सोशल साइंस है उसका सोर्सेस ऑफ कंटेंट भी कम है बच्चों के पास में, तो आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों अगर आपको ये अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना देरी की हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये महामैराथन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इस महामैराथन का। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय क्रांस का शासक कौन था? तो बच्चों क्रांस का जो शासक था वो आपका था नेपोलियन तृतीय। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और हम बहुत स्पीड से आपके साथ में इसको शेयर करेंगे क्योंकि आपको पता है आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास में, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो बच्चों जो संधि थी वो थी फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट, रक्त और लौह की नीति का आलम्बन किसने किया था? तो बच्चों जो ऑटोमन बिस्मार्क था उसने किया था रक्त और लौह की नीति का आलम्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन थे? तो बच्चों हम आपको बता दें इस जो सेशन है इसमें हम पूरी आपकी जो आपकी SST है उस SST का पूरी किताब का निचोड़ है। ये जो 200 क्वेश्चन है वो बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। हमने ये टीम से सिलेक्ट करवाए हैं, पूरी बुक में से हमने छाट कर और इसको टाइप कराया है। थर्ड वाला क्वेश्चन इसका ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन क्या था देख लीजिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन थे? तो विरुद्ध कौन थे? तो ऑस्ट्रिया इन दोनों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जालवेरिन कैसी संस्था है थी? तो ये थी व्यापारियों की संस्था। कौन सी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट है आपका, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो बच्चों कार्बोनरी से जो मेजनी था उसका संबंध था। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, ये आपकी SST की बुक के हूबहू क्वेश्चन है, एज इट इज उठाकर इनको टाइप कराया गया है, एज इट इज आपकी बुक से ही ये प्रश्न है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो बच्चों 1832 ईस्वी में जो यूनान है उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो बच्चों 1810 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट, कम समय में हम ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सभी चैप्टर से। SST के बच्चों सभी चैप्टर का निचोड़ है, सभी चैप्टर का आपका निचोड़ हम इसमें लेकर आए हैं। करो या मरो का नारा था या किसने दिया था? तो बच्चों महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है आपका, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो बच्चों ये सभी को पता होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा ही रचित था। नेक्स्ट है आपका, और अगर बच्चों ये पूछ ले कि जो आपका राष्ट्रीय गान है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो आपका वो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है आपके पास में, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो बच्चों जो खिलाफत आंदोलन था वही असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। नेक्स्ट है, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा शुरू किया था? तो बच्चों जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से जब गांधी जी वापस आए थे तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना सत्याग्रह था वो आप चंपारण दिया था। और ये चंपारण कहाँ पर है बच्चों? तो बिहार में है। प्रेजेंट टाइम बिहार का एक एरिया है जहाँ पर चंपारण ये सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि वहाँ चंपारण वो जगह ही चंपारण है, और नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। और बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी को किसने इन्वाइट किया था या इन्विटेशन किसने दिया था असहयोग आंदोलन के लिए या फिर नील की खेती का विरोध करने के लिए? तो जो बिहार के एक जमींदार थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, उन्होंने क्या किया था? गांधी जी को इनवाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो बच्चों महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और उन्होंने क्या किया, 1915 में गांधी जी वापस आए और 1917 में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था नील के खेती के विरुद्ध, और इसका निमंत्रण गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने दिया था जो बिहार के जमींदार थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 3 अप्रैल सन 1919 को किस घटना से संबंधित? तो बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 3 अप्रैल
1919 में। ये 3 नहीं होगा बच्चों, 13 अप्रैल होगा, सॉरी 13 अप्रैल 1919 में कौन सी घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है आपके पास में पूना पैक्ट। तो बच्चों पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? तो बच्चों गांधी जी, महात्मा गांधी और जो अंबेडकर जी हैं उनके बीच में पूना पैक्ट हुआ था। और इस पर जो जेल है, पुणे की एक जेल है यरवदा जेल, वहां पर ये समझौता हुआ था, ये पैक्ट हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो बच्चों 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है आपके पास में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसने किया था? तो बच्चों जो इरविन था उस समय का जो वाइसराय था, लॉर्ड इरविन, उसने डोमिनियन स्टेट का जो ऐलान था वो किया था। परंतु जो भारतवासी थे उन्होंने 1929 ईस्वी में ये ऐलान किया कि हमको डोमिनियन राज्य नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था भारतीयों के द्वारा। और इसका नेतृत्व किसने किया था? जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 का, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पूरी समरी आपको बता रहे हैं पूरी चैप्टर की बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा सेशन आपके लिए बच्चों। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका जो पीडीएफ है वो प्राप्त करना है तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई? तो बच्चों नमक कानून के साथ में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत थी वो हुई थी। अच्छा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू हुआ था? तो बच्चों 12 मार्च से शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 से, और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। तो बच्चों ये सारी समरी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो बच्चों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 तक चला था, या 18 तक है इसमें ऑप्शन, तो 18 तक आप लगा सकते हैं, और 1919 भी आ सकता है बच्चों। से आपके पास में लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो बच्चों 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। चौरी चौरा कांड, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस, ये दोनों घटनाएं किस वर्ष हुई? जो चौरी चौरा कांड है वो आपका 1922 में हुआ था। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट का कौन सा नाम सही है? तो बच्चों रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था, बिना अपील बिना दलील का भी इसको कानून कहा जाता था। तो आपका 3 वाला ऑप्शन सही है बोथ। नेक्स्ट, हरिजन महात्मा गांधी ने किन्हें कहा? तो बच्चों हरिजन जो अछूत थे उनको जोड़ने के लिए उन्होंने अछूत लोगों को हरिजन कहा था। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो बच्चों 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बच्चों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ये भी पूछ सकता है कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, तो आप याद रखिएगा 3 हुए हैं। पहला हुआ था आपका 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। बच्चों पहले वाले में जो गांधी जी हैं वो शामिल नहीं हुए थे, दूसरे में गांधी जी शामिल हुए थे, ये याद रखना। और जो भीमराव अम्बेडकर हैं वो तीनों में शामिल हुए थे, ये याद रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो इसमें दूसरा पूछा गया तो 1931 में हुआ था दूसरा वाला, ठीक है। और प्रथम पूछता तो 1930 में, और तृतीय पूछता तो आपका 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो बच्चों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका वैश्वीकरण क्या है? तो बच्चों वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण विश्व को आर्थिक रूप से एकत्रित करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों। जिससे क्या हो, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर सके, उसको वैश्वीकरण बोलते हैं, याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौड़ियाँ क्या थी? तो बच्चों कौड़ियाँ क्या थी? पैसा या मुद्रा को कौड़ियाँ बोला जाता था पहले, ठीक है। नेक्स्ट है हायर परचेज क्या था? तो बच्चों जो हायर परचेज था तो वो वस्तुओं को खरीदने की व्यवस्था थी, एक तरह से उच्च दर पर वस्तुओं को खरीदा जाता था। तो ये क्या थी? वस्तुओं को खरीदने की एक प्रणाली थी। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी? तो बच्चों 15वीं शताब्दी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की थी। और वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 18वीं शताब्दी का तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? तो बच्चों भारत और चीन सबसे ज्यादा धनी माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन की क्रांति कब हुई थी? तो बच्चों चीन की क्रांति हुई थी 1949 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी का प्रसार कब हुआ? तो बच्चों प्रसार कब हुआ? तो 1890 ईस्वी में। एसएसटी की जो बुक है उसका निचोड़ है ये। निषेधाधिकार किसे कहा जाता है? तो बच्चों जो वीटो पावर होती है उसको निषेध अधिकार कहा जाता है। जिन देशों के पास में वीटो पावर होती है वो क्या करते हैं, किसी भी कानून को पलट सकते हैं, निषेध कर सकते हैं उसका, तो इसको निषेधाधिकार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, ब्रिटेन में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई गई
उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों जो मक्का होती है उसको कॉर्न बोला जाता है, तो कॉर्न लॉ, मक्का की आयात पर जो आपका प्रतिबंध लगाया था तो उसको कॉर्न लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, जो उत्पाद सीधे प्रकृति की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो बच्चों उनको हम प्राथमिक उत्पाद बोलते हैं। और बच्चों अगर द्वितीय की बात कर लें तो जो निर्माण कार्य होते हैं उसको द्वितीय उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में चलाए जाने वाले उद्योग होते हैं, तो बच्चों जो घरों में उद्योग चलाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको कुटीर उद्योग कहते हैं। और याद रखिएगा बड़े उद्योग को क्या कहते हैं? लघु उद्योग उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं को खरीदने की व्यवस्था जिसमें खरीदार उस वस्तु की कीमत किस्तों में चुकाता है, किस नाम से उसको जाना जाता है? तो बच्चों जिसमें जो वस्तु की कीमत है वो किस्तों में चुकाई जाती है उसको हायर परचेज बोला जाता है। जो इससे पहले एक हायर परचेज का एक क्वेश्चन आया था बच्चों, मैंने कहा था उसमें आपको कि इसको हायर परचेज भी कहते हैं, पीछे आप देख सकते हैं इसको दोबारा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में स्वीकार किया गया था। तो बच्चों एजेंडा 21 है इसका ऑप्शन। बच्चों इस वीडियो को आप दो बार अगर देख लेंगे तो जितने आपके 200 क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे एज इट इज आपके दिमाग में छप जाएंगे, और जैसे ही वहां पर कोई भी प्रश्न आएगा बच्चों तो आप विद इन सेकेंड उसका आंसर बता सकते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। बच्चों इसको आपके अपने साथियों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के में प्रयुक्त की जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो उनको हम संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उनको संसाधन। जो भी प्रकृति से हमको वस्तुएं प्राप्त होती हैं बच्चों और वो डायरेक्टली हमारे आवश्यकताओं में आती हैं या हमारे काम आती हैं तो उनको हम संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो बच्चों उनको अजैविक संसाधन कहते हैं। और जो सजीव वस्तुओं से बनते हैं उनको हम जैविक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित हुई? बच्चों इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वन नीति बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये प्रश्न 1952 में हुई थी शुरू। नेक्स्ट है आपका, वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त है क्या कहलाते हैं? तो बच्चों उसको कहते हैं जैव संसाधन, मतलब जिसमें जीवन होता है और जो जैविक चीज़ों से प्राप्त होते हैं उनको जैविक संसाधन बोले, या जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं या ये कह लीजिए जो सजीवों से प्राप्त होते हैं ऐसे संसाधन को हम जैविक संसाधन कहते हैं। और जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं बच्चों उसको अजैविक संसाधन कहते हैं। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो बच्चों 1992 ईस्वी में ये जो आपका सम्मेलन है रियो डी जेनेरियो उसमें हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो बच्चों दक्कन के पठार में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। और अगर ये पूछ ले बच्चों कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। और बच्चों ये पूछ ले कि कपास की खेती किस मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, तो बच्चों वो काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सारे आपके साथ में शेयर कर रहे हैं बच्चों। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा है? तो बच्चों काली मृदा है, अभी हमने आपको बता दिया था ये क्वेश्चन। और बच्चों अगर कहेगा कि आपके गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी उत्पादक मानी जाती है, तो बच्चों वो जलोढ़ है। लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहे हैं आपकी कपास की खेती के लिए, तो याद रखिएगा काली मृदा है। नेक्स्ट प्रश्न, जल कैसा संसाधन है? तो बच्चों प्राकृतिक संसाधन है। जो प्रकृति से डायरेक्टली संसाधन हमको प्राप्त होते हैं उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं बच्चों उनको हम कृत्रिम संसाधन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो बच्चों 20%, 20% स्तनधारी जो हैं वो भारत से विलुप्त होने की संभावना पर है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है? तो बच्चों 40% जो हिस्सा है वो वनाच्छादित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? तो बच्चों IUCN तैयार करती है। और बच्चों IUCN की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये याद रख लीजिएगा कि IUCN जो विलुप्त प्रजाति है उसका डाटा सूची बनाती है। दूसरा ये कि जो IUCN है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा बच्चों। और दूसरा ये बोलती है कि ये कौन सी जो बुक है उसको जारी करती है? तो बच्चों ये IUCN आपकी रेड डाटा बुक जारी करती है। और रेड डाटा बुक में क्या होता है बच्चों, जो संकटग्रस्त आपके जीव हैं या प्रजातियां हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाती है उसी के अंदर। और बच्चों इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपका WTO की, तो इसको बोलेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए वन के संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। और बच्चों बोलेगा कि किसने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने जो चिपको आंदोलन है उसका
शुभारंभ किया था या उसका नेतृत्व किया था। और ये जो आपका उत्तराखंड है वहाँ से ये शुरू हुआ था, गढ़वाल एरिया से, उत्तराखंड से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो बच्चों 1972 में ये शुरू हुआ था वन्यजीव संरक्षण। और बच्चों अगर यहीं पर आपसे पूछ लेगा कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब शुरू हुआ था, तो वो 1973 में शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नीचे ही लिखा हुआ है इसका प्रश्न, टाइगर प्रोजेक्ट का देख लीजिए, 1973 का, जो हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो पढ़ लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है बच्चों कि, एक सेकेंड, ये पूछ रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, मतलब उसका ह्रास नहीं होना चाहिए। तो क्या सही नहीं है? पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। बच्चों इससे पशु जो है आपका, वो जो प्रजातियां हैं उनका ह्रास का कारण नहीं है, ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो बच्चों वन जीव पशु व्यवहार का परिसीमन, ये इनमें से संरक्षण की तकनीक का समुदाय का सीधा भागीदार नहीं करता है, याद रखिएगा। बाकी सारे सीधे तौर से इसके भागीदार हैं। नेक्स्ट है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पश्चिम बंगाल में है। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क कह देगा तो वो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त संकटापन्न पादप कौन से हैं? तो मधुका, इंसिग्निस, और दूसरा है होवर्डिया हेप्टान्यूरोन। तो बच्चों दोनों ही हैं, ये दोनों ही क्या है? संकटग्रस्त पादप हैं एक तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है? तो बच्चों 39% जो हिस्सा है वो वन आवरण के अंतर्गत आता है। जबकि जो आपकी नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार किसी भी क्षेत्र में वनों की जो आपका प्रतिशत है वो वन आरक्षित क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN का पूरा नाम है बच्चों, ये हम आपको बता चुके थे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियों में क्या अभिप्राय है? तो बच्चों विलुप्त होने का खतरा रहता है उनको, जो विलुप्त होने वाली हैं, जिनको विलुप्त होने का खतरा है, वही संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। सुभेद जातियां कौन सी हैं? तो बच्चों सुभेद जातियां दोनों ही हैं, एशियाई हाथी और गंगाटिक जो डॉल्फिन है वो दोनों ही आपकी सुभेद जनजातियां हैं। तो आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट है, बोथ A एंड B। नेक्स्ट, भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई? तो बच्चों चीता की जो विलुप्त होने की घोषणा थी वो 1952 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भोरनदेव डाक व सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये अलवर जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है आपका। नेक्स्ट है, वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों ये सभी प्रभाव आते हैं, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र बन जाता है या बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, सूखा पड़ता है, वनों की कमी हो जाती है। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं आपके, सभी सही, ठीक है। वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो बच्चों 1972 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। और बच्चों 1973 की बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट आया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर वो पूछ लिया टाइगर प्रोजेक्ट वाला, और ये दोनों रिपीट हो गए क्वेश्चन बच्चों। तो बाघों के संरक्षण नहीं, रिपीट नहीं हुआ बच्चों, ये दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए, इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है कि 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध किससे था? तो बच्चों बाघों के संरक्षण से था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों 1888 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन A वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीता लुप्त घोषित हुआ था तो 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट बच्चों ये वाला रिपीट हो गया आपका, 1973 में हुआ था। पहली बार पौधों की 6 जातियों को संरक्षित जातियों में कब शामिल किया गया था? तो 1991 में किया गया था, याद रखिएगा। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? 1992 में। और कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरियो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला था तो बच्चों 1988 ईस्वी। तो बच्चों अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। बच्चों अगर आपको इसका PDF नोट्स प्राप्त करना है तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बच्चों अगर आपको और बच्चों से अलग होना है तो ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि
जो आपके 20 एमसीक्यूज हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो मानचित्र कार्य है उसको भी लेकर आने वाले हैं, तो बच्चों मानचित्र कार्य भी हमारे इसी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक की बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।